हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने ग्रेविटी चैप्टर का दूसरा सेशन लेके आया हूं। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट द फॉर्मूला ऑफ अ ग्रेविटी, जिसका मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको कल ये फॉर्मूला बताया था और हम लोगों ने थोड़ा सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा था। फिर मैंने आपको ये बात हमने G की वैल्यू देखी थी। G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और इसकी हमने यूनिट पता करी थी। यूनिट हमें मालूम है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस सेशन के लिए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिराइविंग द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, यानी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ये वाली यूनिट कैसे आई। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये यूनिट अभी मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक, और यहां पे एक ब्लैंक स्पेस कर दूं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जी की यूनिट कैसे आती है। हम लोगों ने पढ़ा है एफ जो होता है ये वाला जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें इसको निकालना है, किसको? कैपिटल जी को। तो भाई जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है मेरे बच्चों, आपको मालूम है कि उसको हमें अलग करना पड़ता है। यानी जी की पहचान के लिए जी को अलग होना पड़ेगा। दुनिया में अगर आपको अपनी पहचान करनी है तो उसको आपको अलग होना ही है। इसी तरीके से हमें जी को इन सारे टर्म से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है कि हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एफ और इसके साथ क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2, और ये हमारे जो जी भाई साहब हैं कैपिटल जी वाले, ये यहां अलग आ गए। ठीक, अब फोर्स की यूनिट हम सबको मालूम है क्या होती है, हमारे न्यूटन चाचा के नाम पे बेस है न्यूटन एन। ठीक, और आर क्या है? आर है हमारा डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं मीटर। ठीक, अब क्योंकि ये आर का स्क्वायर है तो हम मीटर का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद यहां पर जो आ रहा है भाई मास की यूनिट बच्चा क्या होती है, केजी। अब दो मासेस है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, केजी का स्क्वायर, और ये बन गई हमारी कैपिटल जी की यूनिट। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपसे पूछा जाता है कि आप कैपिटल जी के यूनिट को कैसे डिराइव करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको इसके बेसिस से एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। चलिए, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूं। अब न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, देखिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ साथ जब क्वेश्चन करेंगे
तो चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ and a 1 kg of 1 kg of object on its surface question mark, then mass of the earth is given to you. Mass of the earth कितना है? 6 into 10 to the power 24 kg. ठीक है? And radius is given. And radius ये भी आपको गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये है मेरे भैया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो यही वाला लगेगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन क्या? R का स्क्वायर। चलिए अब मान लीजिए कि हम समझते हैं एक सर्कल जो हमारी पृथ्वी है, हमारा गोला जिसमें हम रहते हैं, और उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है जिसका मास है स्मॉल m 1 kg। ठीक, जहां ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम भी ऑब्जेक्ट, हमने इसका मास लगाया क्या? 1 kg। और हमारे अर्थ का मास कितना गिवन है? अर्थ का मास गिवन है 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है मेरे बच्चे, और रेडियस गिवन है। तो आपको मालूम है, आपको बताया था कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट जिनका मास होता है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हमने ये कल देखा था। और उनके बीच की कुछ दूरी होती है। जो दो दूरी होती है वो हमेशा सेंटर से सेंटर की दूरी होगी, सेंटर से सेंटर की दूरी। ठीक है, और इसी दूरी को हम r बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए सर्कल का रेडियस, अर्थ का हमारे रेडियस, यानी वो कहीं यहां पर आएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे बना दे जी, यहां। ठीक है, तो ये हमारी दूरी है दो मासेस के बीच की। अब इसको मैं मान लेता हूं F इज इक्वल टू कैपिटल G। भाई हमने जो कैपिटल एक m ले लिया, बात वही है, स्मॉल m ले लिया और कैपिटल R स्क्वायर ले लिया, कोई डिफरेंस नहीं है। दो मासेस यहाँ है, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ है। ठीक, अब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा और आपको इसका आंसर कैसे निकलेगा वो दिखाते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया ये इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। F जो है उसका फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m और R का स्क्वायर। और मैंने आपको ये बात बताई कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का, जिसमें हमने यहाँ पे ये लिखा था 1 kg, और सेंटर से सेंटर का मास। ठीक है, ये आपका कैपिटल M 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स अपवर्ड लगाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यानी
आप देखिए ये कितनी छोटी वैल्यू है और ये कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ये छोटी वाला जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये इतना कैपेबल है कि ये अर्थ को खींच ले? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आइए इसको मैं रखता हूं। हम लोगों ने जो जी की वैल्यू पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एम जो कि अर्थ का मास है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, ओके। देन स्मॉल एम, छोटा वाला, छोटा क्या, 1 अपॉन आर का ये कैपिटल आर जो दूरी है सेंटर से सेंटर की कितनी है, 6 इंटू इतनी वैल्यू थी 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 और इसका हुआ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर F, आप देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। हम क्या करेंगे कि हम जो नंबर्स वाले टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे 10 टू दी पावर वाले टर्म हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। तो भाई नंबर वाले हमारे पास कौन कौन से टर्म है? 6.67 इंटू 6 इंटू 1 और 6.4 है, 6.4 इंटू 6.4, कारण 6.4 का स्क्वायर था इसलिए मैंने इसे 2 बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम पावर वाले को एक साथ लिखते हैं, 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 24 अपॉन 10 टू दी पावर 6 जो है इसका भी स्क्वायर है, यानी ये 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? चलिए अब जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो यहां पर 12 बचेगा, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में मैथ्स में कि जब बेसिस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। अब यहां पर ऐड होगी तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो 12 बड़ा 11 छोटा, ठीक है भाई। बड़े में से छोटा को माइनस करना, कभी भी छोटे में से बड़े को ना कर देना, ठीक है। तो बड़े में से जब हम छोटे को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू सिर्फ 10 बचेगी और ये आ जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। मेरी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? ओके। अब आप इसको आगे चल के निकाल सकते हो। ये f की वैल्यू आप जब इसको पूरा सॉल्व कर लेना, खाली डेसिमल को हटाना है। आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूं। ये हो जाएगा भाई, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 9.8 न्यूटन आएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने बेसिक 6th 7th 8th में पढ़ी हुई है। आप इसे रिमूव करके देख लेना, आपको लगभग वैल्यू जो मैंने लिखी है वो यही मिलेगी राउंड ऑफ करके। चलिए अब आगे देखते हैं, शुरू करें। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में। क्या होता है भाई एप्लीकेशन का मतलब? यानी एप्लीकेशन का मतलब हुआ उसका यूज, एप्लीकेशन ऑफ ULG। अरे सर ये आपने क्या लिख दिया ULG? अरे बेटा ये डरो नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ULG। ओके, जी माने जीनियस। चलिए आगे देखें, ये हमारी डेली लाइफ में क्या काम करता है, हमारी रोजमर्रा की जीवन में ULG यानी यूनिवर्सल लॉ का क्या काम है, ग्रेविटी का क्या काम है। चलिए देखिए जल्दी से। पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर मान लीजिए ग्रेविटी ना होती
तो भैया हम जिंदा भी ना होते। इसका मतलब वी आर लिविंग किसके कारण? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सर यो क्यों बोल दियो? हम जिंदा हैं ग्रेविटी के कारण? जी हाँ, हम ग्रेविटी के कारण जिंदा हैं। सर ये कैसे? यो ऐसे भाई कि ग्रेविटी जो है ये हमारे अर्थ के जितने भी गैसेस हैं, भाई हमें कौन सी गैस चाहिए जिंदा रहने के लिए? हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं ताकि हमारे काम फंक्शन हो सके? वो है ऑक्सीजन। और अर्थ में जितनी गैसेस हैं वो भैया ग्रेविटी ही रोक कर रखती है। सोच के देखो, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या गैसेस हमारे अर्थ पे टिकेंगी? नहीं। आप देख पा रहे हैं? सो वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड इट अपहोल्ड्स, बिकॉज इट अपहोल्ड्स क्या? Because it upholds all the gases present in the atmosphere. Present in the atmosphere. Especially कौन सी गैस? Especially ऑक्सीजन, जो हम अंदर बाहर छोड़ते हैं। अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का मेन रोल है हमारे जीवन को चलाने के लिए और इसको रोके रखती है हमारी ग्रेविटी। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है। तो भैया आपने हिंदी में सुना होगा बहुत ही जाना माना चीज जिसको हम कहते हैं ज्वार बाटा। ज्वार का मतलब ऊंचा और बाटा का मतलब नीचा। ज्वार बाटा, इसको इंग्लिश में बोले कॉज ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। मेरी बात समझ में आई? हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। भाई आप जानते हैं हाई टाइड्स यानी ऊंची ऊंची लहरें और लो टाइड्स यानी नीची नीची लहरें। एक तो हमारी अर्थ ग्रेविटी लगाती है मून पे और दूसरा मून ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे भी। बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से ये ज्वार बाटा आता है, ठीक है। और स्पेशली आपको मना किया जाता है जब सोलर इक्लिप्स होगा तो आपको खासकर मना किया जाता है कि आप समुद्र वाले इलाकों में जहां पर सीज है वहां ना जाएं, कारण वहां बहुत ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है? थर्ड एप्लीकेशन है हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं और सन हैं वो एक जगह पर स्टेबल हैं और उनकी स्टेबिलिटी भी ग्रेविटी के वजह से होती है। सोच के देखिए, अगर स्टेबिलिटी ना होती तो सन हमसे अगर दूर चला जाता तो प्लैनेट पूरा ठंडा पड़ जाता, और अगर एकदम ही पास आ जाए तो हम जल के राख हो जाए। यानी द स्टेबिलिटी of planets and sun is also due to gravity। ठीक है, लिख देता हूं, is also due to gravity। चलिए लास्ट
एक और है, आपने सुना होगा ट्रैजेक्टरी के बारे में। सर ये क्या होता है ट्रैजेक्टरी? मान लीजिए कि यहां पर कोई लड़का खड़ा है, हाँ जी, कोई लड़का खड़ा है भाई, उसने, आप सब ने खेला होगा कैचम कैच। अब इस लड़के ने फेंका बॉल ऊपर आसमान में, और आसमान में फेंका तो भैया ग्रेविटी है, इसी वजह से ये दूसरे खड़े हुए लड़के के पास चली आई, ठीक है, और इसने इसको कैच कर लिया, सर पे नहीं हाथों में, ठीक है। तो यानी ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक पाथ कवर करके आ रही है, इसी को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसमें और एग्जाम्पल आप लिख लो, फॉर एग्जाम्पल लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल, लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल। सोच के देखो भैया, अगर एक देश को दूसरे देश पे बॉम्ब मारना है, मिसाइल मारनी है, तो भैया मिसाइल ही उड़ेगी, बूम शू करके धम से आके गिरती है। कारण है ग्रेविटी के। अगर यहां से मिसाइल को छोड़ा जाए तो मिसाइल यहां से छूटी तो भैया ये सीधे जाकर के हवा में चली जाती। अगर ग्रेविटी ना हो तो, ग्रेविटी ना हो तो ये मिसाइल हमारी कहां चली जाएगी? बोलो भैया कहां जाएगी? सीधा आपके स्पेस में। कितनी बात समझ में आ रही है जी? चलिए आगे देखा जाए। मिसाइल कहां चली गई? हवा में। और अगर मान लो किसी दुश्मन देश को मिसाइल छोड़नी होती तो क्या होता? उसको ऊपर जाना होता और धूप से लगाना होता, फिर जाकर के वो कहीं गिरती। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। तो आज के लिए मैं सेशन को यहीं रोक रहा हूं, हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।